हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइकेट्री का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। माई सेल्फ, मेरा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको देता हूँ। मेरा जो नाम है आवेश कुमार है और हम रोज डिस्कस करेंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट के कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर। बेसिकली अपन साइकेट्री के टॉपिक स्टार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे टॉपिक का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो आप कंटिन्यू जब इसको देखेंगे तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और समझने के बाद में आपको एंड में जो चैनल है उसको लाइक भी करना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो चलो अपन आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जैसे बोर्ड पे लिखा है टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये ईटिंग डिसऑर्डर का है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर पर्सन लॉस ऑफ एपेटाइट के फेज से गुजरता है, लॉस ऑफ एपेटाइट के फेज से गुजरता है, और यह साइकोलॉजिकली उससे अटैच हो जाता है। पर्सन है वो फूड को रिफ्यूज करने लग जाता है और लॉस ऑफ एपेटाइट के फेज से गुजरता है। इस प्रकार की कंडीशन को अपन एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। और जो ये डिसऑर्डर है ये कॉमनली फीमेल्स में होता है। इट इज कॉमन इन फीमेल्स, यह फीमेल्स में कॉमन होता है। क्यों होता है, इसकी कुछ कारण है। जैसे अपन इटियोलॉजी में फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, जेनेटिक फैक्टर। एक तो ऐसा हो सकता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा पहले फैमिली के अंदर किसी भी कैंडिडेट को रहा है, तो आने वाले समय में वो उसकी ऑफ स्प्रिंग को भी प्रभावित कर सकता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब है उसकी आने वाली जनरेशन को भी। दूसरा फैक्टर है फैमिली एनवायरमेंट। फैमिली एनवायरमेंट का मतलब ये है कि घर के सारे लोग बागी जिम ज्वाइन कर रखे हैं, बॉडी को फिट करना चाहते हैं, जीरो फिगर पे लाना चाहते हैं, तो वो फैमिली का एनवायरनमेंट भी उसको प्रभावित कर सकता है। तीसरा फैक्टर है सोशल मीडिया और मूवीज। अपन जैसे मूवीज देखते हैं और मूवीज में किसी को आइडल बना लेते हैं। जैसे टाइगर श्रॉफ को लड़कों ने बना लिया या जैकलिन फर्नांडिस को लड़कियों ने बना लिया, तो उसी के जैसा फिगर पाने के लिए अपन सोशल मीडिया से, मूवीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसके चक्कर में अपन लॉस ऑफ एपेटाइट के फेज से गुजरते हैं। पर्सन फूड को रिफ्यूज करने लग जाता है और साइकोलॉजिकली वह लंबे समय तक खाना नहीं खाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। ये भी एक फैक्टर है, सोशल मीडिया और मूवीज। एक है वेस्टर्न कल्चर। जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं पर्सन, वो भी मोस्टली एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ में सफर करते हैं। ऐसे ही अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो इसके कुछ क्लिनिकल फीचर हैं। क्लिनिकल फीचर का मतलब क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे उसके अंदर। तो पहला है रेगुलर फास्टिंग। जो पर्सन एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफर करता है वो फास्टिंग के फेज से गुजरता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा से जो गुजरता है, रेगुलर फास्टिंग का मतलब वह फूड को इनटेक नहीं करेगा तो वह फास्टिंग के फेज से गुजरेगा। मिरर गेजिंग का मतलब है कि पर्सन रेगुलर जो घर के अंदर मिरर है उसको वो बार बार देखेगा, आगे से पीछे से अपनी बॉडी को देखने लगेगा। और इस प्रकार की कंडीशन से अगर सफर करता है पर्सन तो इसको बोलते हैं मिरर गेजिंग। ऐसे ही पर्सन है वो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला जो पर्सन है वो हैवी एक्सरसाइज करने लगेगा बॉडी को फिट करने के लिए। अब्यूज ऑफ लैक्सेटिव और डायूरेटिक्स। पर्सन लैक्सेटिव का और डायूरेटिक्स का अब्यूज करने लग जाता है और उसकी वजह से पर्सन बार बार जो भी खाया पिया है उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा, लैक्सेटिव के थ्रू और डायूरेटिक्स। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी के फेज से भी फीमेल्स गुजर सकती हैं अगर वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ में सफर करती हैं। तो सीवियर मस्कुलर वास्टिंग। अगर पर्सन लंबे समय तक खाने को रिफ्यूज करता है तो उसकी बॉडी से जो मसल्स हैं वो भी दूर हो सकती हैं, वो कमजोर हो सकती हैं। इसको बोलेंगे सीवियर मस्कुलर वास्टिंग। अगला जो क्लिनिकल फीचर है वो है रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। पर्सन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने लगते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में। पर्सन लंबे समय तक जब फूड को रिफ्यूज करता है तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने की वजह से कैल्शियम भी कम होने लगता है, और कैल्शियम जब कम होने लगेगा तो बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, जो अपन ने अभी डिस्कस किया। एक है हाइपोकैलेमिया। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की कंडीशन में एक पोटेशियम एक ऐसा कंपोनेंट है जो कम होने लगेगा, क्योंकि पर्सन है वो लॉस ऑफ एपेटाइट के फेज से गुजरता है तो लैक्सेटिव और डायूरेटिक्स का यूज करता है, जिसकी वजह से पोटेशियम सडनली गिरता है और कंडीशन डेवलप होती है हाइपोकैलेमिया। और पोटेशियम एक ऐसा कंपोनेंट है जो बॉडी के अंदर हार्ट की जो रिदम है उसको, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर पोटेशियम डिक्रीज होता है तो फिर वह कार्डियक डिसरिथमिया से भी सफर कर सकता है। कार्डियक डिसरिथमिया का मतलब होता है पर्सन की जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम है वो स्टार्ट होने लगेगी और उसकी वजह से पर्सन कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है
और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी बीमारी है जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, उसका मैनेजमेंट। अगर कोई भी पर्सन एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफर कर रहा है तो हम उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे? पर्सन जो लॉस ऑफ एपेटाइट के फेज से गुजर रहा है वह साइकोलॉजिकली उस चीज से कनेक्ट होता है, इसलिए हम पर्सन ये मान सकते हैं कि जो पर्सन एंजाइटी स्ट्रेस से सफर करता है वो आने वाले समय में एनोरेक्सिया नर्वोसा से भी सफर कर सकता है। तो अपन साइकोफार्मेकोलॉजी का मतलब ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पहला एस्पेक्ट है एंटी डिप्रेसेंट और दूसरा एस्पेक्ट है एंजियोलाइटिक्स। तो पर्सन को एंटी डिप्रेसेंट देंगे, जैसे फ्लुक्सिटीन है, सर्ट्रेलिन है, ये टैबलेट अपन दे सकते हैं। एंजियोलाइटिक्स जैसे क्लोनाजिपाम उसका एक एग्जांपल है। ऐसे ही साइकोथेरेपीज है, जो पर्सन एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफर कर रहा है उनको अपन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं और इंडिविजुअल थेरेपी दे सकते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, थैंक यू।